हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो ये कि यूपी में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा बदलाव, जहाँ पर अब जिला पंचायत के अध्यक्ष जो हैं वो भी प्रशासक बनेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये न्यूज़ खबरों में क्यों उठी हुई थी। वो इसीलिए क्योंकि ग्राम प्रधान जो प्रशासक बने थे, अब उनके बाद अब जिला पंचायत के अध्यक्ष और जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी प्रशासक बनाने की तैयारी है कि उन्हें भी प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। ये न्यूज़पेपर में की ही खबर है। 25 मई को ग्राम प्रधानों के प्रशासक जो बनाए जाने के बाद अब जिला पंचायत के जो अध्यक्ष और ब्लॉक के जो प्रमुख हैं उन्हें भी प्रशासक बनाया जाएगा, ऐसी तैयारी चल रही है क्योंकि उनका कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। अब हम बात करें अपनी यूपी की, तो यूपी में 2026 मई में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था और अब जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक के प्रमुखों का कार्यकाल जो 11 जुलाई 2026 और 19 जुलाई 2026 को खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये तैयारी चल रही है कि इन्हें जो है इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में जो पंचायती राज विभाग है इनके लिए भी प्रशासक नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि आगामी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा के चुनाव के बाद कराए जाएंगे, क्योंकि 2027 में हमारे यूपी के विधानसभा के इलेक्शन है और उन्हीं इलेक्शंस के बाद जो है आपके पंचायतों के इलेक्शंस कराए जाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। अब बात करें कि ग्राम प्रधान पहले से ही प्रशासक हैं, तो बिल्कुल 25 मई 2026 को 57,694 ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था और ऐसा यूपी में पहली बार हुआ था कि ग्राम प्रधान जो हैं वो प्रशासक नियुक्त किए गए। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले कार्यकाल समाप्त होने पर संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी जो होते थे उसी को प्रशासक बनाया जाता था। मतलब पहले क्या होता था कि जो भी उस पर्टिकुलर विकास खंड का सहायक विकास अधिकारी होता था पंचायतों में, उसे प्रशासक नियुक्त किया जाता था, लेकिन ऐसा ना कर पहली बार ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त किया गया। और अब ऐसी अपॉर्चुनिटी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और जो ब्लॉक के प्रमुख हैं उनको भी प्रशासक बनाने की तैयारी की जा रही है, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को खत्म हो रहा है और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को खत्म हो रहा है। जो पंचायती राज विभाग है इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। पंचायत राज जो मंत्री हैं हमारे राज्य मंत्री ओम प्रकाश, वो राज्य भर के नियमों के अनुरूप प्रस्ताव को अंतिम रूप से देने के निर्देश दिए हैं। अब प्रशासक की अवधि कितने की होती है कि कितने टाइम के लिए उनका ये पद रहता है, तो ये 6 महीने तक होता है या फिर जब तक नई पंचायत गठन कर उसकी पहली बैठक ना हो जाए तब तक, जो भी इन दोनों में से पहले पूरा हो रहा हो, या तो 6 महीने पूरे हो रहे हों या फिर जो नई पंचायत गठित की गई है उसकी पहली बैठक पहले हो गई हो, जो भी दोनों में से कंडीशन पहले फुलफिल होगा तब। अब प्रशासक की शक्तियां क्या क्या होती हैं इनका जिक्र कर लेते हैं कि ये नियमित प्रशासनिक कार्य करेंगे, पूर्व जो ऑलरेडी परमिटेड पॉलिसीज़ हैं, जो योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे, उनको देखेंगे। ये नई नीतियां नहीं बना सकते, याद रखना, ये कोई भी नई पॉलिसी नहीं बता सकते, बस पुरानी पॉलिसीज़ पर ही काम कर रहे होते हैं। जो बड़े वित्तीय या फिर नीतिगत निर्णय होते हैं, बड़े पॉलिसीज़ या फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, वो ये नहीं ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो कितने स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाता है, 3 स्तर पर, और हमारे संविधान भी पंचायतों को 3 स्तर पर गठन कराने का ही संवैधानिक दर्जा देता है। ग्राम स्तर पर जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत, और उसका निर्वाचित पद होता है ग्राम प्रधान जिसे प्रशासक बनाया गया था पहले। ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत जिसे कहते हैं ब्लॉक प्रमुख, जिन्हें अब प्रशासक बनाने की तैयारी चल रही है। जिला स्तर पर कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, इनको भी प्रशासक बनाने की तैयारी चल रही है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गांव स्तर पर पंचायत का नाम क्या होता है, तो ग्राम पंचायत। जिला स्तर पर क्या होता है, तो जिला पंचायत, या सबसे छोटी सबसे बड़ी पंचायत कौन सी होती है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब कुछ संवैधानिक एवं कानूनी पक्ष भी देख लेते हैं जो पंचायतों से संबंधित है। जैसे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले हमारे संविधान में ये मेंशन जरूर था कि हमारी सरकार को पंचायतों का गठन करना चाहिए। आर्टिकल 40 डीपीएसपी का नीति निदेशक सिद्धांतों का ये कहता था कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो पंचायतों का गठन करे, लेकिन क्योंकि उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था और डीपीएसपी गैर न्यायिक होते हैं, तो कुछ स्टेट्स ने पंचायतों का गठन करा, कुछ ने नहीं करा। तो और पंचायतों की बेटर फंक्शनिंग हो सके, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने कहा था कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतंत्र का मतलब ही होता है विकेंद्रीकरण। और अगर हमें डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करना है और मजबूत करना है, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना है, तो ये ज़रूरी है कि पंचायतों का गठन किया जाए। तो इसीलिए और बेटर वे में फंक्शनिंग हो सके इन पंचायतों की, हमने इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, जिसे 24 अप्रैल 1993 को इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। भाग 9 में इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया और आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई, जिसके अंदर 29 विषय हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति हमारी पंचायतों की ही होती है। आर्टिकल 243A पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित करता है, और अगर कोई पंचायत इससे पहले विकसित हो गई तो नई पंचायत जो गठित की जाती है वो कितने समय के लिए की जाती है, ये आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी हमारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, भारतीय चुनाव आयोग होता है, वो हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट्स के विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। हमारी लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शंस कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, जिनका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हमारा गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। अगर पंचायत चुनाव संबंधी कोई मामले होंगे तो न्यायालयों के हस्तक्षेप को सीमित करता है आपका आर्टिकल 243O। फिर राज्य निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है? आपको स्टेट के इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के, तो उन्हें कुछ मुख्य शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 243 जो है वो पंचायत के चुनावों के लिए है, जहां पर पंचायत के चुनाव का अधीक्षण, सुपरिटेंडेंट, निर्देशन, डायरेक्शन और नियंत्रण, कंट्रोल करने का अधिकार राज्य के निर्वाचन आयोग पर है, जिसके आयुक्त की नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनकी सेवा शर्तों की नियुक्ति के बाद प्रतिकूल कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इन्हें हटाने की प्रक्रिया हाईकोर्ट के न्यायाधीश के जैसे होती है, जिससे कि ये निश्चित होता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर सके। आर्टिकल 243ZA नगर निकाय चुनावों के लिए है। नगर निगम, महानगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? आपकी स्टेट के इलेक्शन कमीशन की ही होती है, राज्य के निर्वाचन आयोग की होती है। अब महत्व क्या है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान को अगर प्रशासक बनाया जाएगा तो इससे बनाने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग नहीं लेता है। कौन निर्णय लेता है? ये राज्य की सरकार निर्णय लेगी कि जो इनके अध्यक्ष हैं उन्हें प्रशासक बनाया जाए या ना बनाया जाए। उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग का कोई भी रोल नहीं होता है। संबंधित राज्य के जो पंचायती राज अधिनियम है तथा उसके नियमों के तहत ही इसे गवर्न किया जाता है। गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करती है, तब इनकी नियुक्ति होती है। अब उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था किस कानून के तहत है? तो यूपी पंचायती राज एक्ट 1947, यूपी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एक्ट 1961 के तहत ही क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है, जहां पर पंचायती चुनाव का संचालन करने के नियम हैं। मतदाता सूची का कैसे प्रबंधन होगा, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित करना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करना और पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से
पहले चुनाव कराने का प्रयास करना, ये सब उस एक्ट के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है यूपी पहली बार कर रहा है। यूपी के अंदर तो पहली बार हुआ, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो पहले से अपने पंचायतों के इनको प्रशासक नियुक्त करते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है और उत्तराखंड में हुआ है। लेकिन इन्हीं राज्यों के तर्ज को देखते हुए यूपी सरकार ने भी ये निर्णय लिया और ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया पहली बार, और अब वो जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों पर भी विचार कर रहे हैं। अब इससे फायदे क्या होंगे? नए पहलू मिलेगा प्रशासनिक निरंतरता को, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी को, क्योंकि अगर चुनाव में देरी हुई तो इससे विकास के कार्यों पर कोई बाधित नहीं होगी, उनमें देरी नहीं होगी, क्योंकि प्रशासक इतने काम संभाल सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहेगी और सरकारी योजना का भी क्रियान्वयन जारी रहेगा। लोकतांत्रिक वैधता बनाम प्रशासनिक सुविधा के पक्ष में कुछ बातें कही गई थी कि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसलिए इन्हें प्रशासनिक अनुभव का भी लाभ मिलता है। विपक्ष में ये कहा गया कि चुनाव में अत्यधिक देरी होगी तो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत मानी जा सकती है और प्रशासनिक व्यवस्था अस्थायी होनी चाहिए, ना कि स्थायी होनी चाहिए। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेंगे? पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सरकार के संबंध और मजबूत हो सकेंगे। ग्रामीण राजनीति में सत्तारूढ़ दल की पकड़ और मजबूत होने की संभावना है। विपक्ष चुनाव टालने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध बता सकता है, कि विपक्ष ये आरोप लगा सकता है कि भाई वो चुनाव को टाल रहे हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं पंचायतों के सामने कि इनका चुनाव समय पर करा जाए, परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को भी समय पर पूरा किया जाए, प्रशासनिक व्यवस्था को अस्थायी बनाए रखना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को नियमित बनाए रखना है और पंचायतों की स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण की भावना को भी बनाए रखना है, तभी बेहतर होगा। आगे और क्या बेहतर कर सकते हैं हम? पंचायत चुनावों के लिए निश्चित समय सीमा तय की जाए, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वतंत्रता दी जाए, जिससे कि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। परिसीमन एवं आरक्षण प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए, क्योंकि वो होगा तभी सीटें, जो रिजर्व्ड सीटें हैं, उन पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को केवल असाधारण परिस्थितियों तक ही सीमित रखा जाए और पंचायतों की जो संस्थागत क्षमता और स्वायत्तता है उसे भी मजबूत करना चाहिए। यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको मुझे होमवर्क में कमेंट कर आंसर बताना है कि प्रशासक के रूप में नियुक्त ग्राम प्रधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। ये केवल नियमित कार्य कर सकते हैं, नई नीतियां बना सकते हैं, बड़े वित्तीय निर्णय नहीं ले सकते। कौन सा सही है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर लेना और मेरे साथ लाइव पॉलिटी की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी 11 बजे पॉलिटी की लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कंसेप्चुअली। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलेंगे 11 बजे की लाइव क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।